नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मई महीने का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मई महीने का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंपाइल करके एक ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, तो वो सब आप देख लें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और प्रीवियस वीडियोस की पीडीएफ फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली लॉन्च्ड ई उद्यान पोर्टल फॉर हिमाचल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट इज फंडेड बाय। तो हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास हेतु ई उद्यान पोर्टल जो है वो किसके द्वारा पोषित किया जा रहा है, किसके द्वारा फंडेड किया जा रहा है। तो ये ई उद्यान पोर्टल जो है ये फंड किया जा रहा है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये ई उद्यान पोर्टल है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो पहले ये कॉन्टेक्स्ट है। देखो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है वो विश्व बैंक द्वारा पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास की जो परियोजना है ई उद्यान पोर्टल, ये एक मोबाइल ऐप भी है और एक वेबसाइट पोर्टल भी है। इसका शुभारंभ उन्होंने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी लाभार्थी हैं या फिर जितने भी किसान हैं, बागवानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी ने, अगर किसी ने अपनी नर्सरी की रजिस्ट्रेशन करानी हो, किसी की कुछ पौधों की मांग हो, बागवानी से संबंधित औजारों की मांग हो, या फिर कोई कीटनाशक उनको चाहिए, खुम्ब के प्रोडक्शन के लिए उनको कुछ चाहिए, मधुमक्खी के छत्तों की मांग हो, सब्सिडी इत्यादि जितने भी बागवानी से रिलेटेड सेवाएं हैं, वो सभी सेवाएं जो हैं उनको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा और यहाँ पर उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये है ई उद्यान पोर्टल। इसमें आपको पता चल गया होगा कि इस पोर्टल के तहत क्या क्या हो सकता है। रजिस्ट्रेशन हो सकती है, बागवानी से संबंधित औजारों की समस्या है कोई तो वो उसको पूरा किया जाएगा, कीटनाशक की दवाई, कीटनाशक से संबंधित प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। अब इसके लिए आवेदन कैसे करें, देखो यहाँ पर दिया भी गया है कि आवेदन कैसे करना है। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, आवेदन करने के लिए आप लॉगिन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर सब दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है नहीं, परंतु फिर भी अगर आपने देखना हो तो एक बार इसको देख सकते हैं। ये सब आपको पीडीएफ में हम प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, बात हुई है हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसके पहले जो उपकुलपति थे वो कौन थे? उपकुलपति इसके पहले वो थे M.R. ठाकुर। तो ये आप इसके बारे में भी याद रखिए। बाकी वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। तो यही बेसिक चीज़ें आपको याद भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूध गंगा योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर? दूध गंगा योजना कब लॉन्च हुई थी? ये योजना जो था ये लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2009 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एग्जैक्टली 25 सितंबर आप याद रखिए कि 25 सितंबर 2009 को ये लॉन्च की गई थी। और ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो ये जो है ये नाबार्ड की सहायता से चलाई जा रही है। ये आप बेसिक सा इस दूध गंगा योजना के बारे में याद रखिए। देखो गिरिराज पत्रिका में दूध गंगा के बारे में तो नहीं दिया गया था, परंतु डेयरी प्रोडक्शन के बारे में दिया गया था। तो जो दूध से प्रोडक्शन होती है उससे संबंधित है ये दूध गंगा योजना भी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है वो छोटी अगर डेयरी यूनिट आपने स्थापित करनी हो तो उसके लिए सहायता दी जाती है। दूध निकालने वाली मशीन आपने खरीदनी हो या दूध ठंडा करने के लिए यूनिट आपने स्थापित करना हो तो उसके लिए ऋण भी प्रोवाइड कराया जाता है। और भी अगर आपने दूध में दूध के उत्पादन को लेकर परिवहन से संबंधित कोई समस्या है तो उसको लेकर भी समाधान ऋण यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। यही इसका एम है। और तो डेयरी से संबंधित थी तो दूध गंगा के साथ हमने इसको जोड़ा और HS में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका यहाँ से रिवाइज हो गया है ना। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखो नाबार्ड की स्थापना जो थी वो हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। देखो ये तो नाबार्ड के बारे में आपने पढ़ लिया, दूध गंगा के बारे में आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया भी गया है एक्सप्लेनेशन में, ये आपको PDF में मिल जाएगा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर द बी कीपिंग प्रोग्राम हाउ मच हनी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर अप टू 35 दिसंबर 2019 इन द स्टेट? मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2019 तक कितना शहद उत्पादित किया गया है?
तो 31 दिसंबर 2019 तक जो है वो 467.78 मेट्रिक टन, ऑप्शन ए जो है वो सही है, इतना शहद जो है वो उत्पादित किया जा चुका है। ये हनी प्रोडक्शन से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है कि कितना शहद इन्होंने प्रोड्यूस किया है। अब देखो गिरिराज पत्रिका में क्या दिया गया था। देखो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है वो केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्र सरकार ने जो है वो 500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मधुमक्खियों का जो है पालन करने के लिए दी है, तो इसीलिए उन्होंने आभार जताया था। तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन बनता था उसके साथ इसको हमने लिंक किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर टॉक अबाउट Y2K इट इज़ आ। देखो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो उन्होंने अभिभाषण दिया था उसमें उन्होंने Y2K का उल्लेख किया था। ये Y2K है क्या? मैंने वैसे इंस्टाग्राम पर ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बताया भी था, कुछ लोगों ने गलत बताया था, कुछ लोगों ने सही बताया था। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Y2K जो है वो एक कंप्यूटर बग है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये जो Y2K बग है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि जिन लोगों ने इसके बारे में सुनना होगा वो सुन लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं इसके बारे में जानना है वो वीडियो को उस टाइम स्किप कर सकते हैं। तब तक के लिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर FM फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू कॉम्बैट कोविड-19। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के हेतु अर्थव्यवस्था समर्थन को दिए गए अभियान का क्या नाम है? क्या नाम उस अभियान को दिया गया है? आपको पता है आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये आत्मनिर्भर भारत अभियान इसको नाम दिया गया है। यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? यहाँ से आप याद रखिए कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इस अभियान के तहत कितना अमाउंट जो है वो अनाउंस किया गया है। तो इस योजना के तहत आप कह लीजिए या फिर इस अभियान के तहत कह लीजिए, इसके तहत जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो घोषित किया गया है, जो कि हमारी GDP का कुल 10%, लगभग 10% है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। 20 लाख करोड़ है और 20 लाख करोड़ जो है हमारे GDP का लगभग 10% है, और इस 20 लाख को जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड भी किया गया है। तो लगभग गिरिराज पत्रिका में जो था वो 2-3 पेज तो ऐसे थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से भरे हुए थे। तो यहीं से ये 2 क्वेश्चन निकले। अब ये तो आपने पता चल गया आपको कि 10% GDP का है, 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और स्कीम जो है यहाँ पर लॉन्च की गई है, वन नेशन वन कार्ड। ये वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। देखो वन नेशन वन कार्ड योजना जो है, इस योजना का जो मुख्य एम ये है कि देखो इस योजना के तहत जो है देश के जितने भी लाभार्थी हैं जिनको राशन कार्ड के तहत जो है वो राशन मिलता है, उनको जो है वो देश के किसी भी राज्य में राशन मिल जाएगा। मान के चलिए कि हिमाचल का कोई इंसान जो है वो महाराष्ट्र में काम करता है, तो महाराष्ट्र में उसको जो है वो अपने राशन कार्ड पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर कोई बिहार का हिमाचल में करता है तो उसको भी हिमाचल में सुविधा ये मिल जाएगी। तो ये है वन नेशन वन कार्ड। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सरकार ने क्या किया है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 83% आबादी वाले 23 राज्य जिनमें हिमाचल भी शामिल है, उन राज्यों को में जो है वो 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा इस योजना के दायरे में कवर करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि हम अगस्त 2020 तक इन 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को कवर कर लेंगे। यहाँ से देखो होगा क्या, जैसे कोई भी मजदूर बिहार का या यूपी का यहाँ पर काम करता है तो उसको सुविधा मिल पाएगी। तो अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, देखो ये है, यहाँ से हम क्वेश्चन भी एक सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। ये है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो थी वो हुई थी 14 जनवरी 1965 को। इसका जो एक्ट है वो है फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि 14 जनवरी 1965 को उसकी स्थापना हुई और 1964 का जो ये है एक्ट है। अब यहाँ से एक RPDS, ये इसको याद रखिएगा। ये RPDS जो है इसकी फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। दूसरा है TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी स्थापना जो थी वो 1997 में हुई थी। दोनों स्थापना याद रखने, तीनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे, ये तीनों ही चीज़ें नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जाएंगी, डेफिनेटली पूछी जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम जानेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। ये एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये लाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हमारे देश में जो है वो लोगों को पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करवाया जाए और उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। एक तो इसका एम ये हो गया। अब इस जो ये एक्ट है, इस अधिनियम के तहत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के 75% लोग और शहरी क्षेत्र के 55% लोग, इन लोगों को जो है वो 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ दिया जाता है, 3 रुपये प्रति किलो चावल दिए जाते हैं और 5 रुपये किलोग्राम की दर से जो है वो अनाज दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा। और इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत जो है वो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको 6,000 रुपया दिया जाता है। ये भी आप याद रखिए कि 6,000 रुपये की उनको आर्थिक मदद दी जाती है। तो ये हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ये एक्ट इम्पॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ये आपने जान लिया किसके बारे में, वन नेशन वन कार्ड के बारे में आपने जाना। उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने जाना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एक्ट कौन सा था। रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपने जाना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपने जाना। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है उसके बारे में आपने जाना। अब देखो, गिरिराज पत्रिका में इतना ही दिया गया था। अब बात आती है Y2K कंप्यूटर बग की। ये Y2K है क्या? अब देखो, यहाँ से आप एक प्रीवियस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर दीजिए। द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। ये क्वेश्चन HAS में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से अटेम्प्ट कर दीजिए, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है। देखो, अब हम Y2K के बारे में जानते हैं। ये Y2K है क्या? ये 2 टर्मों से मिलकर बना हुआ है, Y और 2K। Y जो है वो स्टैंड करता है ईयर के लिए और 2K जो है वो स्टैंड करता है 2000 के लिए। तो ये आप याद रखिए सबसे पहले कि Y2K है क्या। ये ईयर के लिए स्टैंड करता है और 2K 2000 के लिए स्टैंड करता है। अब हुआ क्या था, क्यों ये संकट चर्चा में आया? पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में अभी मेंशन किया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि भारत ने जो था इस विश्व के संकट Y2K संकट से जो था वो बाहर निकलने में काफ़ी योगदान दिया था। तो हम इस तरह से कोरोना से भी बाहर निकल जाएंगे। तो देखो, Y2 के बारे में हम जानते हैं कि Y2K क्या था। अभी आप कंप्यूटर पर जो तारीख देखते हैं वो किस तरह से लिखी होती है। जैसे आज 24 तारीख है तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे, 24 होगा, उसके बाद 5 होगा और उसके बाद 2020 होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह से तारीख जो है वो कंप्यूटर पर दी गई है। परंतु 20वीं शताब्दी जब थी, मतलब जब 1990s था, तब उस टाइम क्या था, उस टाइम कंप्यूटर में जो था वो इस तरह से तारीख दी जाती थी। जैसे मान लीजिए 24 हो गया और 5 इस तरह से होगा और उसके बाद 20 जो था वो इस तरह से लिखा होगा 2020। परंतु प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब आई जब 1999 के बाद जो था वो 2000 का वर्ष आया। तो 2000 में जो था, जब 2000 का वर्ष आने को था, तब कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कंप्यूटर जो था वो कुछ इस तरह से डेट देगा, इस तरह से डेट देगा, इस तरह से डेट देगा, और जब 2001 आएगा तो इस तरह से डेट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है इंसान को 100 साल पीछे लेकर जा रहा है। मतलब इसका ये 1900 में लेकर जा रहा है, 1901 में लेकर जा रहा है। तो ये समस्या आ गई कि चल तो रहा है 2000, परंतु हम पहुंच गए कहाँ पर कंप्यूटर के अनुसार? 1900 ईस्वी में। तो ये समस्या जो थी वो आ रही थी। अब इस समस्या का समाधान जो था वो US के जितने भी साइंटिस्ट थे, यूरोप के साइंटिस्ट थे, उन सभी के लिए एक समस्या बन गई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो था वो बहुत अधिक मात्रा में जो था वो साइंटिस्ट चाहिए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग चाहिए थे। तो भारत के द्वारा जो था वो आपको पता है सस्ता श्रम प्रोवाइड करवाया जाता है। तो भारत ने यहाँ पर क्या किया, भारत के लोगों के द्वारा यहाँ पर जाकर जो था वो उन IT कंपनी से लोग गए और उन लोगों ने वहाँ पर जाकर हेल्प की और सस्ते श्रम में जाकर इसको जो था वो सॉल्व किया गया। तो ये योगदान भारत का रहा था।
कि भारत ने जो था इस संकट में भी जो था अपना टैलेंट दिखाया था, अपना योगदान दिया था। अब देखो सोचने की बात यह है कि ये ऐसा किया क्यों जाता था कंप्यूटर्स के द्वारा कि लास्ट के 2 डिजिट दिए जाते थे। जैसे मान लीजिए 1999 है तो 1999 को जो था वो 99 ही देंगे। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर जो थे, उस टाइम कंप्यूटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी मेमोरी। कम मेमोरी का इस्तेमाल हो, इसके लिए जो था ये लास्ट के 2 डिजिट ही दिए जाते थे ताकि मेमोरी बच जाए और कंप्यूटर जो था वो थोड़ा सस्ते में प्रोवाइड करवाया जाए। इसलिए ये किया जाता था। परंतु 2000 आते आते ये संकट जो था एक काफ़ी बड़ा संकट बन गया था। इस संकट से जो था उस टाइम जितने भी रेलवे थी, जितने भी ट्रैफिक था, या फिर आपकी जल आपूर्ति थी, कोई और भी जितनी भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो सभी जो थी वो खतरे में आ गई थी। परंतु भारत के द्वारा अपना अहम योगदान यहाँ पर दिया गया, भारत ने अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाया और इस संकट से जो था वो बाहर बाहर निकलने में जो था वो पूरे वर्ल्ड की हेल्प की। तो ये था Y2K संकट। Y2K संकट ये था। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।